सम्मानीय साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य के विषय में भाग 1 का वीडियो हमारे चैनल द्वारा बनाया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी के कार्य एवं मतदान केंद्र में आने वाली समस्या एवं उनके निदान सहित कार्यों को बताया गया। उसी की कड़ी में पीठासीन के कर्तव्य भाग 2 में पीठासीन अधिकारियों के द्वारा क्या क्या कार्य करना होता है एवं मतदान केंद्र में बलवा, भूत पर कब्जा, प्राकृतिक आपदा आने पर की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, जैसे कि मतदान केंद्र में बलवा, बूथ पर कब्जा, प्राकृतिक आपदा आने पर की जाने वाली प्रक्रिया में हमें क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में बता दें कि विषम परिस्थिति में जब मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो पीठासीन अधिकारियों जहां तक मतदान हो गया हो वहां तक की प्रक्रिया पूर्ण कराना होता है और मतपेटी को सील कराने का काम भी करना होता है। पीठासीन की डायरी में घटना का विस्तृत ब्यौरा देना आवश्यक है। समस्त प्रपत्रों में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफों में निर्देशानुसार रखा जाना चाहिए। पीठासीन की डायरी में मतदान समाप्ति की घोषणा पूर्ण करना। परिशिष्ट 8 में मतदान मतगणना स्थगित किए जाने की सूचना 2 प्रतियों में तैयार कर 1 प्रति बाहर चस्पा करना एवं 1 प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु रखना। समस्त प्रपत्रों में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफे में निर्देशानुसार रखा जाना। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतदान समय समाप्ति के 5 मिनट पूर्व मतदान के लिए खड़े मतदाता को लाइनबद्ध करना। जब मतदान समाप्ति की ओर होता है और जो है मतदाता की संख्या अधिक हो जाती है तो जितने मतदान केंद्र के समीप बाउंड्री में होते हैं मतदाता, उनको पूरा कतारबद्ध करके और 5 मिनट पूर्व उनको लाइनबद्ध करना। दोपहर 3 बजे तक कतार में खड़े अंतिम मतदाता से पर्चियाँ बांटना, जिससे समय सीमा के बाद कोई अन्य मतदाता उसमें शामिल ना हो सके। ये कार्य भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे कोई विवाद की स्थिति ना बने। अंतिम मतदाता के मतदान के पश्चात क्या क्या करना पड़ता है? मतपेटी सील करना, मतपेटी बंद करने की घोषणा कर उपस्थित मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करवाना। सभी पदों के मत पत्र लेखा पृथक पृथक तैयार कर अभिप्रमाणित कर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को उनके हस्ताक्षर पावती में लेकर के प्रदान करना। अन्य प्रपत्र में समुचित जानकारी अंकित कर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर संबंधित लिफाफे में निर्देशानुसार चस्पा या पिन लगाना। सामग्री वापसी के अलग अलग लिफाफे तैयार करना। निर्धारित वाहन में दल के साथ रवाना होकर सामग्री वापसी स्थल में पहुंचकर निर्धारित काउंटरों में सामग्री को जमा कर जमा पावती प्राप्त कर ही रिलीविंग प्राप्त होने के बाद ही स्थल को छोड़ना। मतपत्र लेखा इस प्रकार से बन जाएगा। मतपत्र लेखा कैसे बनाना है इसमें पूरा दिया हुआ है। इसे परिशिष्ट 19 को प्रारूप 15 जो है, इसको भाग 1 मतपत्र लेखा इसको पूरा भरना है और ये मतपत्र लेखा हो जाएगा। इसके बाद में भाग 2 में गणना का परिणाम, जो हमने मतपत्र की गणना की है उसमें जो परिणाम आया है उसमें इसका विवरण लिखना है, जिसको मतपत्र लेखा 2 इसको तैयार करना है। इसके बाद देखेंगे मतगणना प्रक्रिया। मतगणना प्रक्रिया जो है इसका समय दोपहर 3 बजे के पश्चात
किया जाता है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि मतदाता अधिक होते हैं तो 3 बजे तक भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव परिसर 100 गज की दूरी के अंदर जो है जो मतदाता रहते हैं उनको पास समीप बुला करके और लाइनबद्ध करके उनको पर्ची दी जाती है और 1 घंटे अधिक तक भी मतदान होता है, कहीं कहीं ज़्यादा समय लगता है। तो उसके पश्चात जो है मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उसके लिए प्रारूप 11 मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हमें करना पड़ता है, उनके सम्मुख ही मतगणना का कार्य किया जाता है। तो उसके लिए अभिकर्ता की नियुक्ति कर उसके लिए फार्म तैयार करते हैं, जिसके लिए प्रारूप 11 है गणना अभिकर्ता की नियुक्ति। इसमें पूरी जानकारी अभिकर्ता की इसमें रहती है, पूरी जानकारी समेत भर देंगे। प्रारूप 11 गणना अभिकर्ता नियुक्ति पत्र ये होने के बाद में फिर प्रारूप 11 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति नियम 43(1) देखिए गणना अभिकर्ता की नियुक्ति इस प्रकार से हम इसको तैयार कर लेंगे और यहाँ जो है पीठासीन अधिकारी की सब भरने के बाद में हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मतदान समाप्ति उपरांत मतदान केंद्र के लिए नियुक्त गणना अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र प्रारूप 11 प्राप्त करना एवं अपने समक्ष घोषणा भरवाना, मत पेटी से सभी पदों के मतपत्र निकालकर अलग अलग करना, वार्डवार पंचों के सफ़ेद मतपत्र एवं सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य मतपत्रों की प्रारंभिक गणना किया जाना, मतपत्र लेखा के भाग 2 में प्रारंभिक गणना से प्राप्त मतपत्रों की संख्या लिखना एवं अंतर होने पर यथास्थान प्रविष्ट कर हस्ताक्षर करना, मतपत्र लेखा के भाग 2 में जानकारी उल्लेखित किए जाने उपरांत ही मतपत्रों की जांच एवं गणना किया जाना। ये मतदान की गणना प्रक्रिया हो गई। इसके बाद हम देखेंगे गणना प्रक्रिया में ही तो मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व मतपत्रों को पृथक पृथक करना, पंच के वार्डवार मतपत्रों की गणना पहले करना, बाद में सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की मतगणना की जानी। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि सबसे पहले जो मतगणना है वो पंच के वार्डवार मतपत्रों की होगी। इसके बाद सरपंच, फिर जनपद पंचायत सदस्य, फिर जिला पंचायत सदस्य की मतगणना की जानी है। अभ्यर्थी वार विद्यमान मतपत्रों की संख्या 50-50 की गड्डी जो है अंतिम गड्डी 50 से कम हो सकती है, ऐसे हमको बनाना है। जितने भी मत उस केंद्र पर पड़े हैं उनको 50-50 के बंडल में बनाना है, जो कैसे हैं विधिमान्य हैं। विधिमान्य मतपत्र को 50-50 की गड्डी में बनाना, अंतिम गड्डी 50 से भी कम हो सकती है और ऐसे तैयार कर लेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी वार गड्डी में गणना पर्ची परिशिष्ट 11 भरकर उसमें रबर बैंड लगाना है। खारिज मतपत्रों की गड्डी बनाकर परिशिष्ट 12 प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्ची भरकर सबसे ऊपर रखते हुए रबर बैंड लगाना है। गणना का परिणाम प्रारूप 16 तैयार करना है। ये पीठासीन अधिकारी को बहुत जवाबदारी के साथ यह कार्य करना है। इसके बाद निर्वाचन नियम 1995 के नियम 76 के अनुसार कोई मतपत्र प्रतिक्षेपित खारिज कर दिया जाएगा तो उस पर क्या होगा? नंबर 1, उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या दूसरा वह बनावटी मतपत्र है या वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्य तथा स्थापित नहीं की जा सकती, या वह मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांक से भिन्न या
परिकल्प डिजाइन से भिन्न परिकल्प का हो। उस पर शुभचेदक मोहर नहीं लगी है। शुभेदक जो मोहर है वो हर मतपत्र में लगी होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है या उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगाया गया है या उस पर उस प्रयोजन के लिए भी हित उपकरण या युक्ति अर्थात दी गई घूमने वाले तीरों की मोहर विभिन्न उपकरण या युक्ति सेट चिन्ह लगाया गया है। मतांकन का चिन्ह पृष्ठभाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अंदर बना है, उस प्रकार मतांकन का चिन्ह नहीं लगा। तो इस प्रकार से ये सारे बिंदु जो है निर्वाचन नियम 1995 नियम 76 के अनुसार कोई मतपत्र खारिज कर दिया जाएगा। तो इतने सारे बिंदु अगर कोई मतपत्र में पाए जाते हैं तो उस मतपत्र को खारिज किया जाएगा। यह बात जो है पीठासीन अधिकारियों को भली भांति जान लेना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे किसी मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा कि किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए गए हैं या एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठभाग गहरे रंग वाले छायाकृत स्थान में भी चिन्ह लगाया गया है या मूल्य चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किंतु मतपत्र को गलत ढंग से मुड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है। मूल्य चिन्ह और उसकी छाप में अंतर करना आसान है। मूल्य चिन्ह तीरों की दिशा घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है। छाप में तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में हो जाएगी। इस आधार पर छाप तथा मूल्य चिन्ह में सफलतापूर्वक भेद किया जा सकता है। तो ये अगला हम देखेंगे, इसी में चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है परंतु किसी दूसरे अभ्यर्थी के खाने में भी धब्बा बन गया। तो ये स्थिति बन सकती है जब हम सील पैड का उपयोग इसमें करते हैं। तो जब मतदाता इसको मोड़ेगा तो उसके चिन्ह जो है लगना स्वाभाविक हो जाता है कहीं कहीं। तो इसमें भी हमको गौर करने वाली बात योग्य है। मतपत्र के पीछे कोई शुभेदक मोहर और हस्ताक्षर नहीं है परंतु प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई है, किसी भूल या असावधानी के कारण हुई। ये मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह स्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है। यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से यह स्पष्ट हो जाए कि मतदाता की मंशा किस अभ्यर्थी को अपना मत देने की थी या मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है। तो इस प्रकार ये सारे पॉइंट जो है होने के बावजूद अगर कोई मतपत्र में इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उसको इस कारण से हम उसको प्रतिक्षेपित नहीं कर सकते। ये हमको या पीठासीन अधिकारी को इस पर जितने भी जो बिंदु दिए गए हैं उन पर स्वविवेक से निर्णय लेना है और उनको अधिमान्य कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे मतों की गणना और अभ्यर्थियों को मिले मतों का आख्यापन ऐलान। कैसे ऐलान करना है मतों का, किस प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो संवीक्षा के उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले विधिमान मतों की गणना की जाए और तत्पश्चात प्रतिक्षेपित खारिज मतपत्र को गिना जाए। कहने का मतलब ये है कि जितने उस मतदान केंद्र में मत पड़े हैं उतने विधिमान्य मत और खारिज मत दोनों का मिलान होने पर पूरी संख्या मिल जाए तो गणना परिणाम की प्रविष्टियाँ सुसंगत परिणाम
पत्र, पंच के लिए प्रारूप 16, सरपंच के लिए प्रारूप 17, जनपद सदस्य प्रारूप 18, जिला पंचायत प्रारूप 19 में अंकित किया जाना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम परिशिष्ट 11 गणना पर्ची। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में प्राप्त मतों की जानकारी इसमें परिशिष्ट 11 में गणना पर्ची में भरना है। तो इसमें कैसे भरेंगे? खंड, मतदान केंद्र क्रमांक, ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, प्राप्त विद्यमान मतों की संख्या अंकों में और शब्दों में, स्थान, और यहाँ पर पीठासीन प्राधिकृत अधिकारी सहायक रिटर्निंग अफसर की यहाँ पर साइन हो जाएगी। इसके बाद परिशिष्ट 12 जो है भरना है, वो प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्ची यह होती है, जिसको हम खारिज मतपत्र बोल सकते हैं। तो इसमें भी कैसे भरना है? खंड का, मतदान केंद्र का क्रमांक, ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक दोनों का आ जाएगा, जनपद और जिला का। फिर प्रतिक्षेपित खारिज मतों की संख्या अंकों में और शब्दों में, स्थान और तारीख, और फिर यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और के साइन हो जाएंगे। इसके बाद जो है गणना का परिणाम अलग अलग प्रारूप 16, 17, 18, 19 में तैयार कर उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को प्रदान करना एवं गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति की रसीद में हस्ताक्षर लेना। ये कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारूप 16, 17, 18, 19 तैयार कर उपस्थित गणना जो अभिकर्ता होता है वहाँ पर उनको प्रदान करना एवं गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति की रसीद उनसे लेना, उनके हस्ताक्षर उस पर लेना। गणना परिणाम प्राप्त होने के उपरांत गणना अभिकर्ता द्वारा पुनर्गणना हेतु लिखित आवेदन विशेष आधार पर दिया जावे, जो तो ही पुनर्गणना कार्रवाई की जाना चाहिए। पुनर्गणना की जो प्रक्रिया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पुनर्गणना प्रक्रिया क्या है? गणना का परिणाम से प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विद्यमान मतों की संख्या प्राप्त होने पर यदि कोई अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता आपत्ति ले तो उसे पुनर्गणना के लिए तुरंत प्राधिकृत अधिकारी को लिखित आवेदन करना। आवेदन पत्र पर पुनर्गणना के ठोस आधार का उल्लेख हो, इसके लिए आवश्यक समय दिया जाना। आवेदन प्राप्त होने पर ठोस आधारों पर विचार कर पुनर्गणना पर निर्णय लिया जाना। आधार तुच्छ युक्त हो तो आवेदन पत्र अभिस्वीकृत किया जाना। सामान्यतः अभ्यर्थी को प्रातः विद्यमान मतों की संख्या सर्वाधिक मत मिलने वाले अभ्यर्थी कुछ ही कम है तो स्वीकार किया जाना। इन सब परिस्थितियों में जो है पुनर्गणना की जो प्रक्रिया है संपन्न कराई जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रारूप 17। तो पंचायत निर्वाचन का प्रारूप 17 है, परिशिष्ट 24। इसमें क्या भरना है? ग्राम पंचायत का नाम, सरपंच के लिए निर्वाचन मतों की गणना का परिणाम, ये तैयार करना है। फिर इसके बाद में प्रारूप 18, इसमें जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन से मतों की गणना का जो प्रारूप है उसको तैयार करना। इसके बाद है प्रारूप 19, इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए जो मत प्राप्त हुए उसकी यहाँ पर भर देना। अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा और पूरे जितने अभ्यर्थी वहाँ पर उस क्षेत्र में चुनाव में खड़े हुए हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे हम पुनर्गणना स्वीकार होने पर मतपत्रों की दोबारा गणना किया जाना। जब पुनर्गणना के लिए आवेदन अभिकर्ता या जो प्रत्याशी है, अभ्यर्थी है, वो दे और उससे उसके आवेदन से अगर
संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर पुनर्गणना स्वीकार होने पर मतपत्रों की दोबारा गणना किया जाना। तो उसमें गणना का अंतिम परिणाम तैयार करने तक की पूर्ण प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्वानुसार करना होगा। गणना परिणाम पत्र को पुनर्गणना उपरांत संशोधित करना। महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है 10 विजिट सीट, पेक्षर जोनल ऑफिसर अथवा अन्य अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र का भ्रमण निरीक्षण के दौरान भरा जाए। अगर आपके केंद्र पर कोई जोनल अधिकारी या और कोई अधिकारी आते हैं तो यहाँ पर उनका नाम, पदनाम, पेक्षर जोनल ऑफिसर, अन्य कौन है उनका पद, यहाँ पर नाम, पहुँचने का समय और निरीक्षण टिप एवं हस्ताक्षर यहाँ पर ले लेना है। ऐसे जितने भी लोग उस मतदान केंद्र पर आएंगे तो यहाँ उनका विवरण हो जाएगा। इसके बाद जो है मतदान मतगणना के स्थगन की सूचना। तो यहाँ पर स्थगन की सूचना के लिए इस पत्रक को भरना है। इसमें सर्वसम्मति को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत जो जिस ग्राम पंचायत में मतदान हो रहा है उसका नाम, मतदान केंद्र क्रमांक पर आज दिनांक को आयोजित मतदान अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। पुनर्मतदान की तारीख और समय बाद में संशोधित की जाएगी अथवा आज दिनांक खालिद को हुए मतदान में पंच बाट क्रमांक के लिए मतपेटी में डाले गए मतों की गणना अपरिहार्य कारणों से मतदान केंद्र पर किया जाना संभव नहीं है। मतगणना अब निम्नलिखित तारीख को स्थान और समय पर की जाएगी। तो यहाँ पर स्थान लिख दिया जाएगा, तारीख लिख दिया जाएगा और समय। तो इस प्रकार से यह तैयार हो जाएगा। फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा। तो यहाँ पर घोषणा जो है मतदान के पूर्व घोषणा क्या करना होता है कि मैं इधर द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को दिखावटी मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है। अभी तो मशीन से नहीं होना, बैलेट पेपर है तो इसमें मशीन का जो है उल्लेख ही नहीं है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। पेटी जहाँ मशीन आ जाएगा वहाँ पेटी हो जाएगी, तो उसमें पहले से कोई मत नहीं है। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 14 का पर किसी भी मतदाता के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। यह है कि मैंने मतदान मशीन के मतदान कंट्रोल यूनिट लिखा है मशीन के लिए, तो यहाँ पर हम पेटी के लिए लिख देंगे। विभाग सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सीलों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम टैग पर जो है मशीन पेटी बॉक्स की यहाँ पर जानकारी भर देंगे और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। यह है कि मैंने स्ट्रिप शील्ड पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थी तथा मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ता को क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। तो इस प्रकार का यहाँ समय और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएगा। तो ये मतदान के पूर्व करना है। इसके बाद में
अभिलिखित मतों के लेखा की पावती जो है यहाँ पर भर देना है। तो इसमें भी पृष्ठ 1 से भरेंगे तो इसमें पूरी जानकारी आ जाएगी कि मैंने उन मतदान अभिकर्ता को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं मध्य पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 15 का के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए अभिलिखित मतों के लेखा के एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। अभिलिखित किए गए मतों के लेखों प्रारूप 15 का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की है जिला पंचायत सदस्य। इस प्रकार से अभ्यर्थी का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर और यहाँ पर रिमार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रपत्र तैयार होगा। इसके बाद में परिशिष्ट 3 रहेगा, मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी। इसमें भी पूरी जानकारी जो है भर देना है पीठासीन अधिकारी को और पुनर्गणना की मांग पर स्वीकृति के प्रमुख कारण यहाँ पर लिखना है इस प्रपत्र पर। तो पूरी जानकारी इसमें भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा भर दिया जाना है और मोहर इस पर लगा देना। अब सामग्री वापसी की बात आती है तो सामग्री वापसी प्रक्रिया में क्या क्या हमको करना या पीठासीन अधिकारी को करना होगा। तो देखिए, प्रथम पैकेट जो तैयार होगा वो सीलबंद चेकलिस्ट 1 से 5 फाइल कवर में, ये प्रथम पैकेट रहेगा सीलबंद। इसके बाद में चेकलिस्ट 6-7 फैलअप कवर में। इसके बाद द्वितीय पैकेट जो तैयार रहेगा वो सीलबंद, तो पंच, वार्डवार एवं सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के मतगणना उपरांत मतपत्रों के बंडल का यह जो है द्वितीय पैकेट रहेगा। लिफाफा क्रमांक 3 में हम देखेंगे मतपत्र लेखा 15, सरपंच, पंच और जिला पंचायत और जनपद पंचायत अलग अलग लिफाफे में इनको तैयार करना है। फिर एक कपड़े की थैली जो है उसमें क्या रखना है, इसमें 7 महत्वपूर्ण वस्तु रखी जाएगी जिसमें पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका, अप्रयुक्त सीलें, पीओ लीफलेट जो है एवं बची सामग्री, अमिट स्याही इसमें जो है कपड़े की थैली में रखना है। कपड़े की थैली में ही बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर और सुवेदक मोहर इस कपड़े की थैली में रखना है। फिर लिफाफा क्रमांक 5 से 10 को पृथक पृथक बनाना है जिसमें चेक लिस्ट के क्रमांक 09 से 25 के महत्वपूर्ण दस्तावेज को निर्धारित लिफाफे में रखना है। अब इन सबको निर्धारित काउंटर में मतपेटी, महत्वपूर्ण प्रारूप परिशिष्ट की जानकारी यहाँ पर देखेंगे हम। प्रारूप संबंधित प्रक्रिया, प्रारूप में देखेंगे हम प्रारूप 8 का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पंच की, ये संबंधित प्रक्रिया है। फिर प्रारूप 8 खा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची सरपंच की। फिर प्रारूप 8 गा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची जनपद पंचायत सदस्य की। फिर प्रारूप आ घा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची जिला पंचायत सदस्य की। फिर देखेंगे हम संबंधित प्रक्रिया प्रारूप में 10 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। प्रारूप 11 मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति। प्रारूप 12 में अभ्यक्षेपित मतों की सूची। प्रारूप 13 का में अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा। प्रारूप 13 खा में अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची। फिर प्रारूप 14 में निविदत मतों की सूची। प्रारूप 14 का में मतदाता रजिस्टर। प्रारूप 15 में मत पत्र लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम। प्रारूप 16, 17, 18, 19 में मतों की गणना का परिणाम। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु देखिए आप। मतदाता रजिस्टर 14 का में मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा अथवा पूरा हस्ताक्षर लिया जाना है। ये मतदाता रजिस्टर में यह कार्रवाई करना है। ये 14 का में मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा अथवा पूरा हस्ताक्षर लिया जाना है। बायां अंगूठा ना होने पर दाहिने हाथ का अंगूठा का निशान लिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता स्वयं की मतदाता सूची लेकर केंद्र में आ सकता है
और उसमें मार्क भी कर सकता है, लेकिन वह सूची लेकर कक्ष के बाहर नहीं ले जाएगा। अब इसके बाद रिलीविंग एजेंट इसी सूची का उपयोग कर मार्क करेगा और एक मतदान अभिकर्ता तथा 2 अभिमुक्त अभिकर्ता मतदान केंद्र के लिए किए जा सकते हैं, परंतु मतदान कक्ष में कोई एक अभिकर्ता ही उपस्थित रहेगा। मतपत्र लेखा फार्म 15 को अनिवार्य रूप से भरकर और हस्ताक्षर उपरांत मतदान अभिकर्ता को दिया जाना है। मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ समय के 1 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से मतदान केंद्र में उपस्थित होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम देखेंगे मतदान कक्ष 1, 2 में पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी भी अकेले प्रवेश न करें। यदि कोई कठिनाई आवे तो उपस्थित एजेंट के साथ कक्ष में जावे। पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं अन्य प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी भरना है। निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियां दी जाती है, जिसमें एक चिन्हित प्रति जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास, दूसरी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास, तीसरी पीठासीन अधिकारी के पास होती है। इन तीनों प्रति का किन किन के पास में रहना इसमें दिया हुआ है। एक बार में एक उम्मीदवार का ही एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान के अंदर बैठ सकता है। अगर केंद्र में वीडियोग्राफी की जा रही है तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता भंग न हो। मतदान केंद्र पर कोई भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल, कार्डलेस, वायरलेस आदि ले जाना प्रतिबंधित है। इस बात का पीठासीन अधिकारी महोदय को ध्यान रखना आवश्यक है। निविदत मत होने पर मतदाता द्वारा मतपत्रों को मतांकन उपरांत मतपेटी में नहीं डालेगा। मतदाता द्वारा मतांकन करने उपरांत प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग अलग लिफाफे में रखा जाना है। मतदान समाप्ति अवधि पर मतदान केंद्र के बाहर खड़े मतदाता को लाइनबद्ध कर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची सबसे अंतिम मतदाता को देते हुए कक्ष में खड़े पहले मतदाता तक दी जानी है। अव्यक्षेपित मत डाले जाने की स्थिति में अव्यक्षेपितकर्ता से 5 रुपये जमा कराया जाना है। तो इस प्रकार की यह है पीठासीन के कर्तव्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो एवं चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए एवं भाग 3 जिसमें जो है चुनाव दल को कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होगी इसके विषय में एक वीडियो इसके बाद भाग 3 बनाया जाएगा। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद साथियों।